अभी बाढ़ आई हुई है, पाकिस्तान की हालत ये हो रही है कि उनको मच्छर के सामने, बेचारे एक मच्छर से डर गए, मच्छर के सामने इंडिया का वो 370 भुला दिया। और ना उन्होंने ये बोला कि हम आपसे मच्छरदानी तब खरीदेंगे और कहीं से खरीद सकते हैं तो खरीद लेना। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। और कहीं से मिलती ही नहीं है, इतनी इतनी सस्ती नहीं मिलेगी और इतने ऑर्डर, इतने बल्क क्वांटिटी में नहीं बनेगी, बल्क क्वांटिटी में इंडिया से ही मिलेगी। अगर इनको कहीं और से मिल रही होती तो ये खरीद लेते, लेकिन अब इन्होंने ये नहीं बोला कि पहले 370 लगाओ तब हम आपसे खरीदेंगे। ये जो खरीद रहे हो ये भी तो ट्रेड ही है। क्या मैं ट्रेड का हिमायती हमेशा रहा हूं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तानी लोगों को ये बताता रहा हूं कि देखिए आप लोगों को 500 रुपए किलो टमाटर या 500 रुपए किलो सब्जी इसलिए खरीदनी पड़ रही है क्योंकि आपको एक ऐसा सपना दिखाया जा रहा है कश्मीर का जो कि 70 साल से सफल नहीं हुआ और अब आगे भी नहीं होगा। इस कश्मीर के नाम पे पैसा खा रही है आपकी आर्मी और आपके पॉलिटिशियंस, और वो पैसा खा रहे हैं और आप 500 रुपए किलो सब्जी खा रहे हैं। ये असलियत है और इसी में हमारे अभी जो। अच्छा सुमित जी, एक तो ये बताइएगा कि लोकल करेंसी में पहले तो बिजनेस चल रहा था, आप लोग जब रशिया पे सैंक्शंस लगी तो वो तो हुआ और गालिबन अभी भी काफी जोर शोर से जारी है। लेकिन यूएई के साथ और कतर के हवाले से मैंने सुना है कि वहां पे अब लोकल करेंसी अवेलेबल होती है शायद एटीएम मशीन्स पे, और सऊदीया के साथ भी डायलॉग्स चल रहे हैं और गालिबन हो भी जाएगा, मैच्योर भी हो जाएगा। क्या कहानी है अब, मतलब डॉलर यूरो पाउंड ये वो खत्म हो के लोकल करेंसीज में बिजनेस करना, हम बार्टर सिस्टम या फिर जो पुराना एक सिस्टम हुआ करता था उसकी तरफ वापस जा रहे हैं, क्या हो रहा है? फगर भाई, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको काफी टाइम पहले बोला था कि यूएई के साथ ये चीज बहुत जल्दी हम अनाउंस कर देंगे, इट इज ऑलमोस्ट ऑन द कार्ड्स। और तब एग्जैक्टली मैं आपके वर्ड यूज करूंगा, तब हमने ये भी बात की थी कि दुनिया धीरे धीरे बार्टर सिस्टम पे जा रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, देखिए दो चार बड़ी बड़ी चीजें हो रही है। यहाँ पे नोपेक अमेरिका ले आया है, ठीक है, अभी लॉ नहीं बना पर लॉ बन जाएगा। लॉ बनने के लिए जो बाइडेन का साइन, एक प्रोसीजर अभी बाकी, पर वहां के कांग्रेस में ये ला चुके, टेबल हो चुकी है। और अब की बार जो यूएस में मूड है ये पूरा पास होगा। अब हुआ क्या फकर भाई, अब नोपेक है अगेंस्ट ओपेक। ओपेक में अमेरिका को और तकलीफ क्या, आज 15-20 साल में अमेरिका जागा क्यों? नोपेक तो अमेरिकन पार्लियामेंट 20 साल से कह रहा है भाई ओपेक के खिलाफ सब नोपेक लाओ। अब ओपेक जो है वो दुनिया का 40% क्रूड कंट्रोल करता है आज के डेट में। अब ओपेक में पीछे एडिशन हुआ ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में कौन जुड़ता है खलनायक। खलनायक कहते हैं विलन को, यानी कि रशिया। रशिया तो आज का विलन है। तो रशिया के जुड़ते वो हो गया ओपेक प्लस, और रशिया और ओपेक प्लस दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अभी उन्होंने पीछे अनाउंस किया 5-7 दिन पहले, हम 2 मिलियन बैरल पर दिन की प्रोडक्शन घटाएंगे। अब 2 मिलियन बैरल का मतलब है ऑलमोस्ट 2% प्रोडक्शन ऑफ द डे। इसका मतलब है तेल के प्राइस चढ़ेंगे। और एक अगर आपको याद हो जुलाई में 140 तक 120 तक की बात हो रही, फिर ये 80 पे, अभी 90 85 90 के आसपास फिर घूम रहा है। अब जितना प्रोडक्शन कम होगी उतना प्राइस बढ़ेगा। और अब इस खेल में शामिल कौन है? इस खेल में शामिल है रशिया। ये अमेरिकनों को पसंद नहीं है। अमेरिका मतलब रशिया हमारे से पैसे निकलवा रहा है, और रशिया ने अपने तेल की मंडी अलग से खोल रखी, ओपेक से अलग अपनी मंडी अलग चला रहा है सस्ते तेल, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, नोपेक को हमेशा अपोज करता था सऊदी अरब। नोपेक में होगा क्या, नोपेक में जो यूएस का कोर्ट है, यूएस का अटॉर्नी जनरल है, वो किसी को भी तलब कर सकता है, उनके खिलाफ चार्जेस प्रेस हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो एमबीएस के खिलाफ चार्जेस प्रेस करेंगे तो एमबीएस को वहां आके सलाम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बट अब डर क्या है कि आप सैंक्शंस लगा सकते हो, आप उनके एसेट फ्रीज कर सकते हो, आप उनके कमर्शियल इंटरेस्ट को हर्ट कर सकते हो, ये अमेरिका के राइट में आ जाएगा। पहले इनके पास एक इम्यूनिटी थी, ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ कोई चार्ज अमेरिका में पास नहीं हो सकता था। अब नोपेक आने के बाद ये सारी जो इम्यूनिटी है खत्म हो जाएगी। अब यहाँ रिपब्लिकन्स का एंगल है। रिपब्लिकन्स ये कह रहे हैं भाई डेमोक्रेट तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम्हारे बस का कोई नहीं, तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं सुन रहा। अब सबने मिल के नोपेक तो ले आया। अब नोपेक में अमेरिका के पास ये चार्ज है कि मैं आपके एसेट रोक दूंगा, मैं आपका सामान रोक दूंगा, मैं आपका खाना रोक दूंगा, आपका पीना रोक दूंगा, ठीक है जी, और आपको स्विफ्ट से निकाल दूंगा, जो उन्होंने रशिया के साथ किया। बिल्कुल। अब यहाँ आइए सऊदी अरब पे। सऊदी अरब सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है दुनिया का, सप्लायर भी है। देखिए डॉलर का डोमिनेंस फखर भाई उसी दिन बन गया था जिस दिन सऊदीज ने एग्री किया था दे विल सेल ऑयल इन डॉलर्स। अब सऊदियों के पास ये विकल्प है कि यार अगर मैं कल डॉलर में ना तेल बेचूं, लोकल करेंसी में बेचूं, तो अगर तेल लोकल करेंसी में बिकने लगा तो दुनिया में सबसे जरूरी कमोडिटी अभी तेल है। अगर और यहाँ डॉलर जो है
वो यूरो से ऊपर चल रहा है। यूरो कुड नॉट रिप्लेस डॉलर, इतनी मेहनत मशक्कत के बाद भी कुड नॉट रिप्लेस डॉलर। वहां जी जिनपिंग डिजिटल आरएमबी चलाने के चक्कर में उसने 10 पे लाके रख दिया, उसको कंट्रोल कर रखा, कई $100 बिलियन ट्रिलियन डॉलर लगा के उसको कंट्रोल कर रखा। यहाँ ये चल रही, यहाँ किम जोंग इन एक्टिवेट हो गया, यहाँ यूके में इकोनॉमिकल क्राइसिस है, पर ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी सरप्राइजिंगली ठीक है, न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट डूब गया। ये देखिएगा, ये बिल्कुल साथ साथ लगे। तो इन सबको देखते हुए डॉक्टर जयशंकर सर कल परसों ऑस्ट्रेलिया में थे, वहां हमने बहुत बारे मतलब अकॉर्ड्स किए हैं, मुआहदे किए हैं, ये किए, क्योंकि फगर भाई अगर आप देखेंगे आयरन और बॉक्साइट का नंबर 1 एक्सपोर्टर अभी सबसे ओवर इसके पास है ऑस्ट्रेलिया के पास, और ओपल। आप माइका की बात करें, आप गोल्ड की बात करें, आप सिल्वर की करें, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे। हमारे 1 लाख बच्चे वहां जाते हैं हर साल पढ़ने हायर स्टडीज के लिए, और हमारा डायस्पोरा इकोनॉमी उनकी अच्छी। ऑस्ट्रेलिया की इन्फ्लेशन अभी यूके से कम है, यूएस से कम है। स्वागत है, मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मैं इस वक्त महाकाल की नगरी उज्जैन में हूँ और आज ये नगरी एक ऐतिहासिक क्षण की प्रत्यक्षदर्शी बनी है। हम भी, एबीपी न्यूज भी आज इस महानगरी से पूरा राष्ट्र विलक्षण क्षणों का प्रत्यक्षदर्शी बना है। आज एक स्वप्न दृष्टा की कर्म साधना को पूरी दुनिया ने देखा है। आज एक कर्म योगी की, आदि योगी के लिए श्रद्धा भक्ति जो है वो पूरे देश ने देखी है। इस नगरी में महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है। पीएम मोदी ने अब से कुछ देर पहले महालोक का उद्घाटन किया। ये भारत की आध्यात्मिक दर्शन और पर्यटन की यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की, विश्व कल्याण के लिए शिव संकल्प भी किया। आप मास्टर स्ट्रोक में ये रिपोर्ट देखिए। एक आदि योगी यानी स्वयं भगवान शिव, एक कर्म योगी यानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब एक कर्म योगी ने आदि योगी को पुष्पांजलि अर्पित की तो पूरा राष्ट्र इन विलक्षण क्षणों का प्रत्यक्षदर्शी बना। एक स्वप्न दृष्टा की साधना का फल पूरे राष्ट्र ने देखा। सनातन संस्कृति के संवाहक और जननायक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी महाकाल के दरबार में पहुंचे। बहुत आग लगाई, कल के वीडियो ने भी बहुत आग लगाई, पर एक अफसोस रहा यार, मुझे समझ में नहीं आती, मेरी बातों का जवाब मुझे कहाँ मिलेगा। लोग इनबॉक्स मुझे लिख के जाहिलों के जाहिल गटर छाप कुछ बोलते हैं, तो हमसे बहस करके देख। अरे यार, जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसी को बहस मान लो और उसी पे जवाब दे दो। अब मैंने कल के वीडियो में बनाया कि सच्चा मुसलमान सेकुलर नहीं हो सकता, खत्म बात, यही बनाया था ना, और तो कुछ नहीं बनाया था ना। तो यार, जितना भी तुम लोगों ने लिखा, जितना भी तुम लोग ने जवाब दिया, जितना भी फेसबुक पे तुम लोगों ने गालियां दी, उसमें इस बात का तर्क के आधार पर खंडन कर देते ना कि नहीं रिजवान, तुम गलत बोल रहे हो, हम सेकुलर हैं, इस तरह से सेकुलर हैं। अगर हम अपने रोज़ा इफ्तार में, मिलादुन नबी में हमारे हिंदू आने वालों को, हिंदू नेताओं को, हिंदू प्रतिनिधियों को हम टोपी पहनाते हैं, साफा पहनाते हैं और वो पहनते हैं, तो अगर हम माँ के जागरण में जाते हैं और हिंदू हमें टीका लगाता है या हमारे गले कंधे पर माँ की केसरिया चुनरी डालता है, तो हम भी डालते हैं। तू गलत कह रहा है, कितना कॉमन है, तू क्यों ऐसी बात कर रहा है, क्यों तू देश को बांटने की बात कर रहा है, ये जवाब दे दो ना। ये गालियाँ क्यों देते हो यार? तुम में से सारे गटर छापों ने एक ने भी ये जवाब नहीं दिया। बात ये थी सच्चा मुसलमान, या तो मैंने तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ यार कि सच्चा मुसलमान सेकुलर नहीं हो सकता। साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मुनाफिक हो सकता है, यही कर रहा हूं ना। तो इस पे भी नाराज हो रहे हो। अच्छा, अगर मैं उल्टा बोलूं तब भी नाराज हो जाओगे
कि मुनाफिक मुसलमान कभी सेक्युलर नहीं हो सकता, सच्चा मुसलमान हो सकता है। तुम लोग इस पे भी नाराज हो जाओगे। तो बात बोली है डिबेट में, मुझसे बहस ना करो, कुर्ते पजामे के धागे खोल दूंगा। तुम सिर्फ इसका इतना ही जवाब दे दो ना टेक्निकली कि मैं कैसे गलत था कल के वीडियो में, खंडन कर दो मेरी बात का, फोटो डाल दो अपनी कि माँ की चुनरी पहने हुए अभी 2 साल पहले हमारा जागरण हुआ था, मैं उसमें गया था, डाल दो ऐसे ही। इसी को तो तुम लोग सेक्युलरवाद मानते हो ना। अगर इसको सेक्युलरवाद ना मान रहे होते तो हर नेता को सर पे टोपी और कंधे पे साफा क्यों डालते तुम लोग? सही है ना? तो इस बात का जवाब दो, और नहीं दे सकते तो गाली देना तो तुम्हारा शौक है, बचपन से गली में आदत पड़ गई है। ठीक। ये जो दुनिया का दुख है भारत को लेके, वो इसलिए है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत रूस से एनर्जी ले रहा है, भारत कोयला ले रहा है और चीजें ले रहा है। तो इससे बड़ा लोगों को दुख है, और इसलिए दुख है क्योंकि उनकी लड़ाई है रशिया से। अब जाहिर सी बात है, भारत कह रहा है लड़ाई तुम्हारी, हमारा क्या लेना देना, हम थोड़ा ना हम यूक्रेन है ना हम रशिया है, ना हम यूक्रेन है ना हम रशिया है। हम कैसे, क्योंकि तुम दोनों की लड़ाई है, तुम चाहते हो कि हम भी लड़ भिड़े उनसे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, या वहीं पे लोग बैठे हुए थे एक साथ, जो बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, वहां पे लोगों ने सवाल पूछा कि साहब आप रशिया से इतने हथियार क्यों लेते हैं और आप रशिया से वेपन्स क्यों बाय करते हैं? मैं 2-3 चीज़ें मैं फौज में रह चुका हूं और हमने रशियन वेपन्स और रशियन इक्विपमेंट बहुत देखी हैं। मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या है जो कि रशियन है। जैसे कि इन्फेंट्री में हम लोग खासतौर से AK-47 का इस्तेमाल करते हैं, या ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल है उसका इस्तेमाल करते हैं, सब रशियंस हैं। ये मैं इन्फेंट्री की बात कर रहा हूँ। आपके T-72, T-90 ये जितने भी टैंक्स हैं आपके, या BMPs हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की, ये सब रशियन ओरिजिन की हैं। अगर आप एयर डिफेंस में देखें, जो इग्ला है या Zu-23 है, इग्ला भी रशियन है, Zu-23 भी रशियन है, और भी किस्म के जितने भी ये सिस्टम्स हैं यहाँ पे, जो कि आपके रडार सिस्टम्स हैं, काफ़ी हमारे लोग कहते हैं, कोई कहते हैं 60%, कोई कहता है 65%, कोई कहता है 70%, मुझे नहीं पता, लेकिन 60 और 70% के बीच में रशियन इक्विपमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास है। मिग हवाई जहाज हैं, सुखोई है, ये सब है। तो ये जो पूरा मामला है ना, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई मैं आपको बताता हूँ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में वेपन्स की फैक्ट्री डाली, और ये बाद में बना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है कलकत्ते में। तो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो भारत की कैपिटल हुआ करती थी एक जमाने में। तो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी और ईशापुर में राइफल्स बनना शुरू हुई। अब तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को तोड़ के मुख्तलिफ अलग अलग कंपनियां बना दी गई हैं, कॉर्पोरेटाइज उनको कर दिया गया है, उनके CEOs हैं, और बेहतर मूवमेंट के लिए, बेहतर प्रोडक्शन के लिए, बेहतर क्वालिटी के लिए और बेहतर एक्सपोर्ट्स के लिए उनको बनाया गया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, एक ज़माने में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी भारत की, वो दुनिया के बेस्ट वेपन्स बनाती थी और बाहर एक्सपोर्ट भी करती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो वेपन्स थे, उसमें से बहुत ज़्यादा वेपन्स इंडिया में बने। सेकंड वर्ल्ड वॉर के भी काफ़ी सारे वेपन्स इंडिया में बन के बाहर एक्सपोर्ट हुए। भारत में भी उनकी खपत थी, बाहर भी गया। वो उस समय अंग्रेज़ों का राज था भारत में। अंग्रेज़ चले गए 1947 में। उसके बाद क्या हुआ कि जो सरकारें थी, उन्होंने वेपन्स प्रोडक्शन पे वो तवज्जो नहीं दी, वो फोकस नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। एक ज़माने में ये सोच भी थी पॉलिटिकल लीडरशिप की कि हमें आर्मी की ज़रूरत ही नहीं है। अक्टूबर में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया। नहीं, कश्मीर उस समय, कश्मीर भारत का, यानी कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस समय महाराजा ने साइन नहीं करा था। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान ने कबायली भेजे और सादी वर्दी में अपनी आर्मी वाले भेजे, और यहाँ पे अटैक हो गया। तो यहाँ से 2 यूनिट गई, 164 कुमाऊं, वो लैंड करे। बैटल ऑफ बडगाम, मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र, ये सारी कहानियाँ आपको पता ही हैं, बड़ी मशहूर स्टोरीज हैं और हमारे इतिहास का हिस्सा है, हमारी मिलिट्री हिस्ट्री का हिस्सा है। बडगाम वो जगह है जहाँ पे आज श्रीनगर अगर आप जाएंगे तो जहाँ पे आपका जहाज़ उतरता है, एयरपोर्ट जो है वो, दैट इज़ बडगाम। एक्चुअली बडगाम वहाँ पे है। तो वहाँ पे लड़ाई हुई थी 1947-48 में। तो दोस्तों, बात यह है कि फिर 1962 में चाइना के साथ जंग हो गई, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग हो गई, फिर 1967 में नाथुला में चाइना के साथ बहुत मेजर एक क्लैश हो गया, और करते करते 71 आया। 71 में फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई। अच्छा, ये जो पूरा लड़ाइयों का सिलसिला चल रहा है, इसमें भारत ने कोई लड़ाई शुरू नहीं करी।
आपको पता, भारत ने कभी जाके किसी के ऊपर अटैक नहीं करा कि हमें तुम्हारी ज़मीन चाहिए, हम तुम्हारे ऊपर हमला बोल देंगे। भारत कभी नहीं गया, ना चाइना के ऊपर हमला बोला, ना पाकिस्तान के ऊपर हमला बोला। भारत ने किसी के ऊपर हमला बोला ही नहीं। भारत ने हर समय अपनी ज़मीन को, अपने देश को, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए भारत ने लड़ाई लड़ी है। भारत ने कभी किसी के ऊपर जंग थोपी नहीं कि भाई हम अटैक कर देंगे और तुम ऐसा कर लो। ऐसा हुआ नहीं। तो जाहिर सी बात है, जंग के लिए, युद्ध के लिए आपको हथियार चाहिए होते हैं। और उस समय यही बात डॉक्टर जयशंकर ने बोली कि जब हमें ज़रूरत थी तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिसमें शामिल यूरोप है, जिसमें शामिल अमेरिका है, जो जंगी सामान बनाते हैं और बड़े बड़े हथियारों की कंपनियां हैं जो दुनिया भर को सप्लाई करती हैं, हमें आपने हथियार देने से तो मना कर दिया। आपने हमें हथियार देने से मना कर दिया। उस समय दोस्तों क्या हो रहा था कि मैं 70s, लेट 70s, अर्ली 80s की बात कर रहा हूं, और मिड 80s तक भी, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 80s अचानक अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत जरूरत पड़ी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। पाकिस्तान की जरूरत क्यों पड़ी? अफगानिस्तान की वजह से, क्योंकि रूस अफगानिस्तान में था। इसलिए इनको जरूरत पड़ी पाकिस्तान की। लेकिन पहले से जो रशियन वेपन्स हैं, इवन विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य, या आप जो भी बड़े बड़े हमारे हथियारों के प्लेटफॉर्म देखें, वो बेसिकली रशियन थे, और 1979 के बहुत पहले से रशियन थे। वो शुरू में जब आज़ादी हुई तो लेगेसी सिस्टम्स थे हमारे ब्रिटिश टैंक के, तो वो तो सेंचुरियन टैंक्स वगैरह वो तो ब्रिटिश थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे नया इक्विपमेंट आया, वो सारा का सारा रशियन आया। इसलिए भी रशियन आया क्योंकि इंडिया कभी रशियन ब्लॉक में था नहीं। इंडिया तो एक नॉन अलाइंड कंट्री थी, न्यूट्रल कंट्री थी, लेकिन फिर भी एक एफिनिटी थी, एक प्यार मोहब्बत थी, एक डिप्लोमेटिक रशिया के साथ एक तालमेल थी। तो वेपन्स हमने काफ़ी लिए। उस ज़माने में हमारे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, एंड इंडिया वाज, आज की तारीख में तो इंडिया कहता है कि ठीक है, हमें इतने राफेल दे दो, ये सबमरीन दे दो, ऐसा दे दो, ये चेक ले लो, क्योंकि अब पैसे पड़े हैं दुनिया भर के भारत के पास। एक ज़माने में तो नहीं थे पैसे। इसी देश में, भारत में, लोग भूखे मरते थे, लोग सड़कों पर सोते थे, और शीतलहर चलती थी तो दिल्ली और यूपी में कई सौ, सैकड़ों की तादाद पे, मैंने खुद बचपन में पढ़ा है अखबार में कि इतने 100 लोग उत्तर प्रदेश में मर गए शीतलहर में, यूपी में शीतलहर में मर गए, यहाँ पे ये हो गया, वो दुनिया भर की चीज़ें होती थी एक ज़माने में। आपको इक्का दुक्का है, कोई एक्सपोज हो गया कोर्ट में, वरना ऐसा नहीं होता आजकल। एक ज़माने में होता था, लोग भूखमरी से मर जाते थे देश में। लोग कहते थे कि भारत की जो कंडीशन है हंगर की, वो सहारा, जो अफ्रीका में जो सहारा रीजन है, जो सबसे मतलब बुरा माना जाता है, एक ज़माने में भारत की कंडीशन सहारा से भी बुरी थी। कुछ जगहों की फ्लड्स आते थे तो पूरा बंगाल, असम वाला एरिया, लोअर असम और ये सब पूरा भर जाते थे। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग बेघर हो जाते थे। तो ये सब भारत की सच्चाई थी। उस समय जब भारत को खतरा हुआ चीन से और भारत को खतरा हुआ पाकिस्तान से, तब अमेरिका ने मुंह मोड़ लिया, और अमेरिका ने बोला नहीं, हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे। और क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, अमेरिका एक डिक्टेटर को, जियाउल हक को हथियार देना उनको ठीक लगा, लेकिन भारत एक डेमोक्रेसी को हथियार देना उन्हें ठीक नहीं लगा। तो भारत क्या करता? भाई, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, और दोनों आपके दुश्मन हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से तो हथियार चाहिए। तो भारत ने रूस से हथियार लेना शुरू कर